जय हिंद दोस्तों। 15 जून 2020 में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें हमने अपने 20 जवान खोए थे, और उस समय भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। लेकिन उस समय चीन का कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि चीन को लगता था कि भारत अपने लोगों का ध्यान बॉर्डर से हटाकर कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, जिससे लोग गलवान की हिंसक झड़प को भूल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं था और एक बार फिर भारत ने सितंबर और नवंबर के महीने में चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। लेकिन इस बार चीन ने भारत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलकर भारत पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि ये भारत में चाइनीज ऐप्स को अनबैन करा सके, क्योंकि ये ऐप्स भारत से हजारों करोड़ की कमाई करके चीन को भेजते थे और ये चीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। ये नुकसान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अकेले टिकटॉक जो भारत से हर साल 720 करोड़ की कमाई करता था, और ये तो केवल एक ऐप्स की बात हुई। ऐसे बहुत से ऐप्स थे जो भारत से मोटी कमाई करते थे और फिर उस पैसों को चीन भेजते थे और चीन उससे अपनी इकोनॉमी मजबूत करता था और तो और ये अपनी सेना पर भी और अधिक पैसे खर्च करता था। लेकिन इन ऐप्स के बैन होने से हम अपने पैसों को चीन जाने से रोक सकने में सफल तो हुए, लेकिन साथ में भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत विदेश नीति का एग्जाम्पल सेट किया और पूरी दुनिया को बताया कि भारत पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। दरअसल खबर निकल के आ रही है कि भारत ने 232 ऐप्स को बैन कर दिया, जिनमें से 200 से अधिक ऐप्स तो केवल चाइना के थे और बाकी जो ऐप्स थे वे दुनिया के अलग अलग देशों से ऑपरेट होते थे। हालांकि इन ऐप्स के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार ने बताया है कि 138 ऐप्स जो भारत में इलीगल रूप से सट्टाबाजारी का काम करते थे और इनमें से 94 ऐप्स जो लोन देने का काम करते थे, इन्हें भारत में तत्काल रूप से बैन कर दिया गया है। हालांकि अब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार इन ऐप्स को बैन क्यों कर रही है, तो इनके जवाब में सरकार ने बताया कि ये जो ऐप्स हैं लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल कर रही थी और जैसे ही इसकी भनक सरकार को लगी, सरकार ने इसे तत्काल रूप से बैन कर दिया। और तो और ये जो 94 लोन ऐप्स को सरकार ने बैन किया है, इनमें बताया तो ये जा रहा है कि इन ऐप्स का भारत में एक बहुत बड़ा रैकेट था, जो पहले लोगों को कॉल करके ये बताते थे कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं और आप हमारी ऐप से लोन ले सकते हैं। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जी ये तो अच्छी बात थी कि लोगों को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे, लोन आसानी से मिल जाते थे, तो सरकार ने इस ऐप्स को क्यों बैन कर दी? तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो बैंक हमें आमतौर पे लोन प्रोवाइड कराते हैं वे 7 से 8% तक के एनुअल इंटरेस्ट रेट पर ही रहते हैं। लेकिन ये ऐप्स यूजर को 35 से 40% तक के हाई एनुअल इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराते थे। और इतना ही नहीं, यदि आप टाइम से लोन की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये ऐप्स अपने यूजर को लोन अमाउंट का 1 से 2% प्रतिदिन के हिसाब से लेट चार्ज भी वसूलते थे। और इन ऐप्स की मनमानी इतने तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते तो ये प्रोसेसिंग फीस के रूप में और जीएसटी के रूप में लोगों से एक बड़ा अमाउंट ले लेते थे। और यदि एक बार आप इन लोन ऐप्स के चक्कर में पड़ जाते और लोन उठा लेते और उसकी पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते, तो इनके रिकवरी एजेंट पहले आपको कॉल करते, धमकाते, लेकिन फिर भी आप यदि पेमेंट नहीं करते तो फिर ये आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट से आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशन के लोगों के नंबर निकालते और फिर उन्हें कॉल करके धमकी देते और आपके लोन के बारे में उन्हें बताते। लेकिन ये टॉर्चर इतने तक ही नहीं सीमित था, बल्कि ये लोग आपके पर्सनल डाटा को इंटरनेट पर भी वायरल करते और फिर आपको फ्रॉड घोषित करने की कोशिश करते। और अब आप सोचिए कि ये ऐप्स भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए कितना खतरनाक था। हालांकि अभी मार्केट में ऐसे और भी ऐप्स हैं जिन पर सरकार नजर बनाए हुए है। हालांकि इस पर आपका क्या विचार है? क्या इन ऐप्स को भी बैन कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।